हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एक्टिवेशन ऑफ ओवम या फिर एक्टिवेशन ऑफ एग। देखो, जब एग है उसके एनवेलप के साथ जो स्पर्म का आउटर एनवेलप है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पर्म का जो कांटेक्ट होता है, इस स्पर्म के कांटेक्ट होने की वजह से इस एग के अंदर कुछ चेंज आते हैं। तो जितने भी चेंज हैं उन सबको मिला के हम बोलते हैं कि वो सारे चेंज जो कि स्पर्म के यहाँ कांटेक्ट में आने की वजह से विद ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चेंज आए हैं उन सबको हम कंसिडर करते हैं एज एक्टिवेशन ऑफ ओवम या एग। कि दीज आर सीरीज ऑफ प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये स्पर्म यहाँ कांटेक्ट में आया और इस स्पर्म का जो कंटेंट है वो इस एग के साइटोप्लाज्म के अंदर गया, तो इस वजह से जो भी चेंज आए हैं इस एग के अंदर, ओवम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम। वो सारे चेंज क्या करेंगे कि ओवम की जो स्टेट है, कि ओवम स्पर्म के फर्टिलाइज करने से पहले एक इनएक्टिव स्टेट में पड़ा है, उस इनएक्टिव स्टेट से ओवम बाहर रिलीज होके, मतलब उस इनएक्टिव स्टेट से वो कैसी स्टेट में आएगा, एक्टिव स्टेट में आएगा, रिलीज होगा इस इनएक्टिव स्टेट से, और इसी एक्टिव स्टेट में आने को और फिर अपने डेवलपमेंट को शुरू करने की प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगी। कि ये इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आएगा और इसके अंदर जो डेवलपमेंट होना है अब वो शुरू होगा। और जो डेवलपमेंट बीच में बच गया था, जैसे कि मियोसिस सेकंड पे अरेस्ट हो गई थी सेल साइकिल, वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट की जाएंगी। एक्रोसोम का जो एपेक्स वाला रीजन है, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ऑफ स्पर्म का, वो इस सरफेस ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, इसके साथ टच करेगा, और यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जितना भी ये कंटेंट है स्पर्म का वो इसमें अंदर एग के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो कुछ प्रोसेस होती हैं कि स्टेप वाइज प्रोसेस है कि जैसे ही ये कंटेंट अंदर गया, कुछ इम्पोर्टेंट चेंज आते हैं एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, और उन इम्पोर्टेंट चेंज का क्या नाम है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन, कि सबसे पहले क्या बनेगी, फर्टिलाइजेशन कोन बनेगी। दूसरा कि चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जैसे ही एक स्पर्म एंटर किया इस एग के साइटोप्लाज्म में, दूसरा कोई स्पर्म एंटर ना करे उसे रोकने के लिए फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक किए जाएंगे। ये मैंने उसमें मोनोस्पर्मी में बता दिया है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थर्ड कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ओवम की वो इंक्रीज होंगी। फोर्थ क्या चेंज आएगा कि जो मियोसिस इनएक्टिव स्टेट में थी उसका रीएक्टिवेशन होगा, रीएक्टिवेशन ऑफ मियोसिस। कि मियोसिस का क्या होगा, रीएक्टिवेशन होगा। जो मियोसिस रुक गई थी वो मियोसिस अब फिर से स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो उसकी मिक्सिंग की जाएगी, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं जिसे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा कि जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद नई सेल साइकिल आगे, इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस, क्लीवेज की तैयारी की जाएगी, क्लीवेज किया जाएगा ताकि आगे फिर मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन की जा सके, डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सके। तो मेनली ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चेंज है जो कि हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है एक्टिवेशन ऑफ एग या ओवम के अंदर। कि पहले फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी, चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा इसके साइटोप्लाज्म में, मियोसिस फिर से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसे कंप्लीट किया जाएगा, पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी,
फ्यूज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल की जो प्रोन्यूक्लियाई अभी आए हैं स्पर्म से और जो एग का प्रोन्यूक्लियाई है उनका फ्यूज़न किया जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मिक्सिंग की जाएगी और माइटोसिस को स्टार्ट किया जाएगा। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। जो ये पहले वाला है फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। तो जो एक्रोसोमल फिलामेंट है इस तरीके से, जो स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोमल फिलामेंट था, ये पीछे न्यूक्लियस था एक्रोसोम का फिलामेंट, वो क्या करेगा कि जैसे ही सरफेस ऑफ एग के साथ टच हुआ तो जहाँ ये टच हुआ वहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ एग क्या होगा, बल्ज आउट होगा और एक प्रोट्यूबरेंस बनाएगा। और जो ये प्रोट्यूबरेंस है ये हाइलिन प्रोटीन की बनेगी, हाइलिन प्रोटीन की प्रोट्यूबरेंस बनेगी बाहर की और साइटोप्लाज्म में ये बल्ज आउट होगा और इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। जो ये फर्टिलाइजेशन कोन है इसकी फॉर्मेशन मैनी फॉर्म में होती है, मतलब इसके अलग अलग शेप अलग अलग साइज हो सकते हैं। ये क्या कर सकती है कि या तो ये क्या करेगी कि इसके चारों ओर ऐसे बढ़ेगी और इसे एनगल्फ करेगी, या फिर क्या होगा कि यहाँ डायरेक्ट फ्यूज़न होगा, इस तरीके से ही एक बल्जिंग आउट प्रोसेस बनेगी, उसके साथ एक्रोसोमल ट्यूब का फ्यूज़न होगा और कंटेंट डायरेक्ट एग के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा कि जो ये फर्टिलाइजेशन कोन है ये क्या करेगी, इस एक्रोसोमल ट्यूब्यूल को क्या करेगी, अपने अंदर एनगल्फ कर लेगी। एक तो फ्यूज़न हो सकता है, दूसरा क्या हो रहा है कि एनगल्फिंग हो रही है, ये इसे एनगल्फ कर लेगी और जितना भी स्पर्म का कंटेंट है वो सारा अंदर की ओर आ जाएगा और उसके बाद ये क्या कर लेगी, रिट्रैक्ट कर लेगी कि यहाँ से वापस आके नॉर्मल अपनी इस तरीके की पोजीशन में आ जाएगी। और जो भी स्पर्म का कंटेंट है, स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया है और जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल किसके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इस एग के अंदर आ गया और स्पर्म का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें स्पर्म की एग के साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं अकाइनोड्रम्स की, तो अकाइनोड्रम के अंदर सिर्फ जो स्पर्म की टेल है वो बाहर रहेगी, मिडल पीस तक सारा स्पर्म एग के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम नेरिस की बात करें तो नेरिस के अंदर क्या होगा कि जो स्पर्म का हेड है और प्लस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, बस ये दो चीज़ें हैं जो कि एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगी। इनके अलावा और कुछ भी नेरिस के अंदर एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज़ है, वो क्या नहीं करती, वो एंटर नहीं करती। बाकी जो सेकंड स्टेप है चेक और पॉलीस्पर्मी, ये मोनोस्पर्मी वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की। कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्पर्म के अंदर आने की वजह से एग के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म की जाएंगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम मेनली बात करेंगे कि चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंज आएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, पहले वो K+ आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल थी, उसके लिए उसकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सोडियम चैनल थे, आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, वो ओपन अप हो जाएंगे जैसे स्पर्म अंदर आएगा। तो परमिएबिलिटी चेंज होगी, K+ आयन के लिए, वाटर के लिए परमिएबिलिटी चेंज होगी और ग्लिसरॉल के लिए परमिएबिलिटी चेंज होगी, कि वाटर के लिए इंक्रीज हो जाएगी, ग्लिसरॉल के लिए इंक्रीज हो जाएगी परमिएबिलिटी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस का, वो भी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका चेंज होगा। -70 मिली वोल्ट से ये जाएगा +20 मिली वोल्ट तक, और ये कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आयोनिक चेंज की, कौन कौन से आयोनिक चेंज आते हैं, तो आयोनिक चेंज में क्या है कि कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज होगा। ये था चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात कर रहे हैं आयोनिक चेंज की, कि जो कैल्शियम आयन है उसका लेवल इंक्रीज होगा जिसकी वजह से पीएच भी इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज पीएच है वो किसके लिए यूज़फुल है,
ताकि क्लीवेज की प्रोसेस परफॉर्म की जा सके। इसके अलावा जो के प्लस आयन है, सोडियम आयन है, उनका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज किया जाएगा कि जो सोडियम आयन थे वो बाहर से कहाँ आने लगे, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर आने लगे। इसके अलावा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में भी चेंज होगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे ब्यूफो की मैं बात करूं तो ब्यूफो के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। कुछ स्पीसीज है जिनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है, कुछ स्पीसीज है जिनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज करता है। तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ऐसे कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। और कितनी रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगी ये और डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैच्योरेशन की कौन सी स्टेज पे है, कि वो ज़्यादा मैच्योर है या फिर अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्पीसीज के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उनके ड्यूरिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन के लिए भी ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ेगी, उसकी वजह से भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। और जो दूसरे फूड स्टफ मॉलिक्यूल हैं उन्हें भी हाइड्रोलाइज करने के लिए, एटीपी के मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा। इसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन के अलावा को एंजाइम चेंज की, को एंजाइम में चेंज आते हैं। कैसे, कि जो प्राइमरी एक्शन है स्पर्म का वो क्या है, कि जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, एग के ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम्स हैं उन्हें क्या करना, उन्हें रिलीज करवाना, क्या काम है, प्राइमरी एक्शन है स्पर्म का, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की जो रेट है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जो रेट है वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ेगी। जैसे कुछ एंजाइम है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएंगे। पायरिडीन एंजाइम का जो NAD है वो कन्वर्ट किया जाएगा अनदर को एंजाइम के NADP के अंदर। इसके अलावा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी रेट में क्या फ़र्क आएगा, चेंज इन रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। चेंज इन रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब oogenesis का लेटर पार्ट चलता है तो उस ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करके रख ली जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन स्टोर्ड फॉर्म में रख लिए जाएंगे और उसी ड्यूरिंग क्या किया जाएगा कि mRNA के ऊपर कुछ mRNA बनाए जाएंगे, उन्हें इनफॉर्मोसोम्स की फॉर्म में रख दिया जाएगा कि इनके ऊपर कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स, इनहिबिटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो लगा के mRNA के ऊपर उन्हें इनफॉर्मोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे जो क्रोमोसोमल जीन्स हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, mRNA के मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बहुत सारे राइबोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये थी oogenesis के लेट फेज़ की बात, की बहुत सारे mRNA को, क्रोमोसोम के जीन को और प्रोटीन्स को स्टोर करके रखा जाता है, उन्हें इनहिबिटरी फॉर्म में रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है उस ड्यूरिंग जो ये इनहिबिटरी चीज़ें थी, mRNA था, प्रोटीन था, इनके इनहिबिटरी प्रोटीन का प्रोटियोलिसिस कर दिया जाता है, मन के इनके जो इनहिबिटरी प्रोटीन है उनको हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से, और कौन हटाएगा, जो स्पर्म है वो स्पर्म लेके आता है इनहिबिटरी प्रोटीन को हटाने वाले प्रोटीन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो mRNA या फिर दूसरे इनहिबिटरी
सब्सटेंस है, प्रोटीन्स के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, उन्हें हटा देंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे इनहिबिटरी प्रोटीन को, और उनके जैसे एमआरएनए है वो इनफॉर्मोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उन्हें इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लेके आएंगे, और एमआरएनए से फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और जो प्रोटीन मास्ड फॉर्म में है उनका मास्क हटा दिया जाएगा और फिर उन प्रोटीन को फंक्शनल कर दिया जाएगा। तो क्या क्या हमने बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंज आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या चेंज आया, कोएंजाइम की बात की, और रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में क्या चेंज आया। फिर हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, रीएक्टिवेशन ऑफ मियोसिस, कि जो मियोसिस है वो मेटाफेज सेकंड पे, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड पे अरेस्ट होके रह गई थी क्योंकि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का इनहिबिशन हो रहा था, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मियोसिस थी वो सस्पेंड होके कहाँ रह गई थी, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड पे। एक बार जैसे ही स्पर्म अंदर आया तो स्पर्म अपने साथ लेके आता है PLC फोस्फोलिपिड सी जीटा, ये क्या करवाएगा कि जो मेम्ब्रेन के अंदर PIP2 है उस PIP2 को डैग में कन्वर्ट कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, IP3 के अंदर, आइनोसिटोल फॉस्फेट 3 के अंदर कर देगा। ये जो PIP2 है इसके एविडेंस क्या शो करते हैं कि जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन होते ही एग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग के एक्टिवेशन के लिए इसका ब्रेकडाउन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, एग एक्टिवेट हो गया, IP3 है, उसकी वजह से कैल्शियम आयन का जो ओसिलेशन है वो बढ़ जाएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आयन रिलीज़ किए जाएंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और ये कैल्शियम आयन फिर क्या करेंगे, जो DNA सिंथेसिस की जो प्रोसेस है और जो मियोसिस सेकंड है कंप्लीशन उसका करवाएंगे। दूसरा कि जो स्पर्म है वो अपने साथ क्या लेके आता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को लेके आएगा। जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या करता है, मियोसिस सेकंड के कंप्लीशन में हेल्प करेगा, और इसकी वजह से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte से एक तो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और एक ऊटिड बनेगा, ऊटिड मैच्योर होकर फिर ओवम की फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, हमने रीएक्टिवेशन ऑफ मियोसिस की बात कर ली, फ्यूज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल, की जो जेनेटिक मटेरियल है उसका फ्यूज़न होगा, कैसे होगा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्यूज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही स्पर्म और ओवम की मेम्ब्रेन का फ्यूज़न हुआ, दोनों की मेम्ब्रेन के फ्यूज़न के 4 घंटे के बाद ओवम के अंदर DNA की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, DNA की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी ओवम के अंदर मेम्ब्रेन फ्यूज़न के 4 घंटे के बाद। जो मेल और जो फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई हैं वो मूव करेंगे अब सेंटर ऑफ एग की ओर, सेंटर ऑफ एग की ओर ये दोनों मूव करेंगे, और इनकी जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है प्रोन्यूक्लियाई की, वो क्या कर दी जाएगी, मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, मेम्ब्रेन टूट जाएगी। मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से जो मेल प्रोटामीन थे वो मेल प्रोटामीन किस में चेंज होंगे, वो होंगे अब हिस्टोन्स के अंदर, और हिस्टोन के अंदर चेंज होने के साथ क्या होगा, DNA का डीमिथाइलेशन होगा, DNA क्या होगा, डीमिथाइलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब जो दो जेनेटिक मटेरियल हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है फीमेल का और मेल का, मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, उनकी अब क्या होगी, मिक्सिंग होगी, और इनकी मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म देते हैं एम्फी मिक्सिस। क्रोमोसोम का अब ओरिएंटेशन होगा किसके ऊपर, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन होगा। इन क्रोमोसोम के ओरिएंटेशन, ये मेटाफेजिक प्लेट पे इनका ओरिएंटेशन है, और फर्दर फिर ये डिवीज़न के प्रोसेस के अंदर जाएंगे। जो स्पर्म क्या करेगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का कंट्रीब्यूशन करेगा। फीमेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और जो स्पर्म की दूसरी ऑर्गेनली हैं वो क्या कर दी जाएंगी, डिग्रेड कर दी जाएंगी। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी है, एक थ्योरी दी गई है
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं पेरेंट से जो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, उन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन से कवर अप नहीं होता, कि वो हिस्टोन प्रोटीन उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और डीएनए डैमेज के, डीएनए म्यूटेशन के चांस ज़्यादा रहेंगे। दैट्स वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा फादर से, उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और एक और बात की, जब स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है तो मोटिलिटी बढ़ने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होगी। ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होगी तो वो म्यूटेशन के चांस को बढ़ा देंगे। जो सबसे फिट ओवम है और जो सबसे फिट स्पर्म है वो ही चूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि जो स्पीसीज़ की सर्वाइलेंस है वो इंक्रीज हो सके। इसके अलावा जो माइटोसिस है, अब जैसे जेनेटिक मटेरियल है उसका भी फ्यूज़न हो चुका, अब हम बात करते हैं कि इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस अब क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी, मतलब क्लीवेज शुरू हो रहा है। अब एक सेल का जो जाइगोट बना था, एक सेल के जाइगोट में क्या होगा, वन सेल जाइगोट जो कि अब 2n है, उसका क्या होगा, अब उसके अंदर क्लीवेज होगा, उसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्यों होगा, क्योंकि अब रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस क्या होने लगी है, इंक्रीज हो गई है। रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो गई है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या हुआ है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग साइटोप्लाज्म है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इनएक्टिव सेंट्रियोल था जो कि काम का नहीं था। अब फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर स्पर्म से प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आ गया और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी, मतलब अब क्या हो सकता है, आराम से सेल डिवीज़न हो सकता है। फिर एक तरीका है कि भाई अगर नेचुरली तरीके से कि ये नहीं हो रहा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम नहीं हो रहा, तो हम आर्टिफिशियली ओवम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नेचुरल कंडीशन में ओवम का जो एक्टिवेशन है वो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से ओवम का एक्टिवेशन कर सकते हैं। AOA एक्टिवेशन ऑफ आर्टिफिशियली ओवम एक्टिवेशन। ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, बाई कैल्शियम आयनोफोर्स, कैल्शियम आयनोफोर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली ओवम को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो एक केमिकल कैल्शियम आयनोफोर है, ये क्या इंड्यूस करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं कैल्शियम आयन ऑसिलेशन। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे उस साइट के अंदर, और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसे क्या करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। ये कब परफॉर्म किया जाता है, जब नेचुरली एक्टिवेशन ऑफ ओवम स्टार्ट नहीं होता। ये इन विट्रो कंडीशन में यूज़ किया जाएगा, इन विट्रो एक्टिवेशन है ये। और जैसे भाई हम क्या करते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, या फिर इन विट्रो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन विट्रो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की साइकिल में भी जब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एक्टिवेशन नहीं होता, तब हम इस एक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि जो टोटल फेलियर है फर्टिलाइजेशन का उसे हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल तरीका यूज़ किया जाता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो ये हमने पूरा पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में। हमने किस किस चीज़ की बात की है कि एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता कब है, इसके कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से एक्सपेक्ट हैं, और एक एक करके हमने उन्हें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।